नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी में। तो सुबह से चुनावी नतीजों की भरमार है। लगातार जिस प्रकार के नतीजे सामने आए हैं उसने एक बार फिर से देश को बता दिया है कि देश की जनता का मूड क्या है, मन क्या है। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम भगवामय हो चुके हैं और एनडीए सबसे बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। इसे हम सबसे बड़ी जीत क्यों कह रहे हैं आपको पता चलेगा, क्योंकि 207 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है। 207 ये आंकड़ा याद रखिए। कांग्रेस मात्र 3 सीट पर सिमट गई है, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरी है। आंकड़े देखिए, बीजेपी 92, जेडीयू 84, आरजेडी मात्र 24। ये बहुत अहम आंकड़े हैं, बहुत अहम, और बता रहे हैं कि ये चुनाव को जिस तरह से देखा गया था, नतीजे इसके उलट हैं। सबने अपने अपने तरीके से इस चुनाव को बताने का प्रयास किया था। तो देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जीत के पीछे की वजह क्या है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब ये नीतीश कुमार की जीत है, आप ये नहीं कह सकते कि ये अकेले मोदी फैक्टर की जीत है, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है ये आप कह सकते हैं, क्योंकि डेटा भी यही कह रहे हैं। आपको ये कहना होगा। हमारे साथ अब भोपाल स्टूडियो और रायपुर स्टूडियो से खास मेहमान जुड़ते जा रहे हैं। हम सबका परिचय आपसे कराते हैं। भोपाल स्टूडियो से मेरे साथ मंजरी जैन जी जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। अब रायपुर का रुख करते हैं, अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ उज्जवल दीपक जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है। अब शुरुआत हम करते हैं। वैसे तो मंजरी जी और उज्जवल जी, मैं आपसे जो पूछूंगा आपके पास सारे जवाब हैं। मुझे पता है आज आप नहीं बोलने वाले कि विवेक जी मैं आपको रोकना चाहता हूं, रोकना चाहती हूं। आज आपसे मैं जो पूछूंगा आप बताएंगे, लेकिन मैं रोक करूंगा गंगवानी जी का। गंगवानी जी, ये बहुत बड़ी बात थी कि साहब आप महागठबंधन में एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरते। राहुल गांधी की इतनी रैलियां, मुझे याद आ गया अखिलेश यादव और राहुल गांधी के गलबहिये वाली वो जो तस्वीरें थी, फिर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की गलबहिये वाली तस्वीरें। नतीजे नहीं मिल रहे हैं, नतीजे नहीं मिल रहे हैं। बिहार से हमारे साथ दीपक उपाध्याय जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत करता हूं दीपक जी का भी। सवाल लेकिन गंगवानी जी से, बोलिए जी। आज की जो बिहार की भारतीय जनता पार्टी की जीत, ये भाजपा की जीत या बिहार की जनता की जीत नहीं है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार प्लस भाजपा के गठबंधन की जीत है। आज ये जो हार है, ये देश के लोकतंत्र की, देश के संविधान की हार है, ये बिहार की जनता की जीत नहीं है। ये देखिए महत्वपूर्ण बात है, इसके पीछे के तथ्य मैं आपको देना चाह रहा हूँ। लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव के प्रवक्ता की भूमिका निभा रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन देखिए ये बातें थोड़ा सा बाद में भी आ जाती। एक बार तो कह दीजिए कि आज जनता ने नहीं चुना। आप ज्ञानेश कुमार को लाइए, चुनाव आयोग को लाइए, एसआईआर को लाइए, आप वीवीपैट को लाइए, ईवीएम को लाइए, सबको ला दीजिए। अरे साहब जनता को तो लाइए, एक बार तो जनता पे बात कीजिए। एक बार तो कहिए कि हाँ नहीं चल पाया हमारा जादू, हम नहीं आ पाए, हम स्वागत करते, हम नतमस्तक है, कुछ तो कहिए ये नतीजों के सामने। हर बार ऐसा कहिएगा ना तो फिर वो जनता को आदत हो जाएगी आपसे ऐसा सुनने की, और हम पत्रकार भी आपकी बात पे यही कहेंगे। बोलिए। पांडे जी, 1-2 प्रश्न हो तो जोड़ लीजिए। मेरा निवेदन अगला 2 मिनट मुझे दीजिएगा, निवेदन है। कुछ एक आध प्रश्न हो तो जोड़ लीजिए। प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि आज के नतीजे के बारे में बताइए जी। मैं देखिए बिंदुवार बात करूंगा पांडे जी। देखिए चैनल पे बैठा हूं, मेरी जिम्मेदारी है कि आपके जो प्रश्न है उसके जवाब दूं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सत्ता की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं किया।
समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, आम जनता के हितों की लड़ाई लगातार कांग्रेस पार्टी वर्षों से लड़ रही है। देखिए, जनादेश को स्वीकार हम जरूर करें, लेकिन जब जो चुनाव प्रक्रिया हो पूरी तरह स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, ये लगातार दिख रहा है। देखिए, 3 महत्वपूर्ण कारण मैं आपके चैनल पे देना चाह रहा हूं। देश के इतिहास में पहली बार चुनाव आयोग ने टारगेटेड रूप से, द्वेषपूर्ण रूप से 69 लाख वोटर्स काटे। लगातार उसकी लिस्ट सार्वजनिक करने के बोलने के बजाय न मानने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी तब किए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, 6 अक्टूबर बिहार में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई, उसके बाद भी चुनाव किस प्रकार से सीधा मदद करता है इसका उदाहरण देना चाह रहा हूं। 1,30,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए करके कुल मिला के 30,000 रुपए, कुल मिला के 12,000 करोड़ रुपए बिहार की महिलाओं के खाते में डाले गए। युवा मित्र और अन्य मित्र के माध्यम से युवाओं के खाते में भी पैसे डाले गए। कुल मिला के 6 महीने के अंदर 40,000 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से बिहार के आम मतदाताओं के खाते में डाला जाता है। ये पैसा किसका है? ये बिहार की आम जनता का, गाड़े पसीने की कमाई का, टैक्स का पैसा। ये तो दिख रहा है कि जो बिहार चुनाव की जीत है, ये लोकतंत्र की हत्या की जीत है, संविधान की हत्या की जीत है। ये मतदाताओं को लालच देकर उनके खातों में पैसे डाल के ये लगातार मोदी जी फ्री बीज का विरोध करते हैं और इस प्रकार से बैकडोर से चुनाव जीतने का दुष्प्रयास किया जा रहा है। ये देश की जनता बिहार का रुख करता हूँ। 3 राज्यों से गेस्ट है हमारे पास। दीपक जी, आप बताइए, अब बेहतर और यस टीवी पर आपने शुरू से बताया है रणनीति क्या चल रही थी, आज नतीजे सबके सामने है दीपक जी, और ये जो एक बहुत बड़ी मैसिव जीत है, सबसे बड़ी जीत की ओर एनडीए, बहुत बड़ा कारण क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें तो कारण एक ही मानना पड़ेगा कि ये जो लाभार्थी योजनाएं थी, हर वर्ग के लोगों ने, इसका मतलब है कि एनडीए को जाके वोट दिया, तभी तो ये परिणाम है। अगर इसमें से कहीं कोई कास्ट कॉम्बिनेशन या जो पुराने फैक्टर है, माई समीकरण, यहाँ तो कोई समीकरण जो है इस्टेब्लिश्ड होता नहीं दिखता है। अगर दिखता तो सीटों में फर्क पड़ता और रुझानों में भी फर्क पड़ता, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जनता ने निकल के नीतीश को अस्थायी बनाए रखने के लिए वोट दिया। चाहे वो बिजली 125 यूनिट बिजली फ्री हो, चाहे वो विकलांगों का पेंशन हो, वृद्धा का पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, या महिलाओं को 10,000 हो, या 5 किलो अनाज हो, ये सारे मिलकर एक लाभार्थी का इतना बड़ा वर्ग है जो परिलक्षित हो रहा है वोट के माध्यम से। मैं तो यही कहूंगा। ठीक है, ठीक है। अब रुख करते उज्जवल जी का। उज्जवल जी, गंगवानी जी कह रहे हैं साहब ये जीत आपकी, यानी कि मोदी जी की, नीतीश कुमार की जीत नहीं है, SIR जीत गया, ज्ञानेश कुमार जीत गए, चुनाव आयोग जीत गया, और आपने ये जो प्रलोभन दिया वो जीत गया। माने ऐसा लग ही नहीं रहा मुझे तो। अजय जी बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और कई सालों से हम अजय जी के साथ डिबेट करते आ रहे हैं, पर ऐसा अजय जी ने आज बता दिया कि ये जीत एनडीए की जीत नहीं है। उज्जवल जी। विवेक जी, सबसे पहले बिहार की जनता को मेरा प्रणाम। ये बिहार की जनता की जीत है। ठीक है। ये मोदी जी के सुशासन और सुशासन बाबू नीतीश कुमार की विकास की जीत है। हाँ। जहां तक बात है कांग्रेस प्रवक्ता के आरोपों की, हाँ। आज का दिन मैं कांग्रेस को इस खेल का खिलाड़ी मानने से इनकार करता हूं। अच्छा। कांग्रेस इस खेल में ही नहीं है। मुझे खुशी होती अगर आप जो 8-9 निर्दलीय जीते हैं या जीतने जा रहे हैं, उनकी तरफ से एक प्रवक्ता को बिठा देते। जब कांग्रेस खेल में ही नहीं है, खिलाड़ी ही नहीं है, तो उनकी बातों को क्या सुनना। अगर तेजस्वी जी की ओर से भी कोई प्रवक्ता होता तो मैं स्वागत करता। जिन्होंने चुनाव लड़ा नहीं, जिनके नेता चुनाव के समय बाहर रहे, कोलंबिया, बैंकॉक, वियतनाम, पता नहीं कहा, जिन्होंने गंभीरता से नहीं लिया, उनके लिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और नाच न जावे आंगन टेढ़ा। ऐसा करके कांग्रेस बिहार की जनता का अपमान कर रही है, असम्मान कर रही लोकतंत्र का। जिस संविधान को इनके नेता उठा के घूमते रहते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी का दिन है। बिहार में
हाँ, पंजाब बिल्कुल में बिल्कुल। हमारे साथ फोन लाइन पर भी इस समय बीजेपी से तमाम नेता जुड़ते जा रहे हैं। इस वक्त नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। स्वागत करता हूं आपका। बड़ी जीत, लेकिन कुछ ऐसी राजनीतिक बातें भी आ रही है नेहा जी, जिस पर एक सवाल तो बनता है। विपक्ष आज कह रहा है कि ये जनता की जीत नहीं है, एनडीए की जीत नहीं है, ये चुनाव आयोग की जीत है और एसआईआर की जीत है। देखिए, अगर कांग्रेस और महागठबंधन की यही सोच है तो मुझे लगता है कि कर्नाटक में जब विजय हुई तो उन्हें अस्वीकार करनी चाहिए थी। तेलंगाना में जिस तरीके से कांग्रेस ने बढ़त पाई थी तो कांग्रेस को सरकार नहीं बनानी थी। जब हरियाणा में कांग्रेस आगे बढ़ी तब वहां पर जनाधार को एक तरफ रखना था। तो मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू नहीं चलता। बहुत स्पष्ट है। प्रचार के दौरान जब आप लोग वहां युवराज- मौजूद थे तो क्या समीकरण पा रहे थे? आज जो नतीजे हैं, ऐसा आपको प्रेटेंड हो रहा था? देखिए, स्पष्ट दिख रहा था क्योंकि मैं स्वयं वहां पर 2 महीने रहकर आई हूँ और जिस तरीके से युवा जो है वो कह रहा था कि मुझे बिहारी कहने पे अपने आप को शर्म आती थी। आज मैं गर्व से अपना परिचय भी देता हूँ और बिहार के बारे में भी बताता हूँ। महिलाओं का स्पष्ट कहना था कि 2-3 बजे के बाद हम निकलते नहीं थे। अगर कहीं बाहर से परिवार आ जाता था तो रात रेलवे स्टेशन पर गुजारनी पड़ती थी। सुबह भोर होने पर हम लोग निकल पाते थे। व्यापारियों का सामान गायब नहीं होता था, पूरी की पूरी गाड़ी उड़ जाती थी। और मीसा भारती जी का विवाह तो इस पूरे देश ने देखा है, जहाँ पे शोरूम पूरे खाली हो गए। तो ये जो गुंडा राज था, ये जो अपहरण राज था, ये जो रेप का राज था, ये जो कट्टों का राज था, आज उसको समाप्त करके बिहार में विकास की बौछार आई है। और फिर से एनडीए सरकार बहुमत के साथ में नहीं बल्कि सुनामी के साथ लौट रही है। चलिए, बहुत बहुत बधाई नेहा जी आपको, आपकी पार्टी को। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मध्य प्रदेश के मुखिया यानी कि डॉक्टर मोहन यादव ने किस तरह से बिहार चुनाव पर जनता का आभार जताया है वो भी आपको सुनवा देते हैं। क्या कुछ कहा। लोकतंत्र की जीत बिहार में एनडीए के माध्यम से हुई। गरीब आदमी का बेटा प्रधानमंत्री बनता है। गरीब माँ का बेटा जो अपने बच्चे के लिए कितनी गरीबी से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाती है, चाय बेच करके जो अपने खुद की जिंदगी आगे बढ़ाते हैं, ये जीत माननीय मोदी जी की है। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये जीत गरीब से गरीब आदमी की है। गरीब आदमी के जीवन में भी अगर सरकार का मौका मिले तो जनता कैसा आशीर्वाद देती है। ये आशीर्वाद ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान भोलेनाथ सबको आनंद के साथ आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। उज्जैन से आते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मंजरी जी कह रहे हैं भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। नहीं, सही कह रहे हैं, ईश्वर का आशीर्वाद तो है ही हमारे साथ। दूसरी बात, जनता जो है, लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है। तो इस लोकतंत्र के मंदिर में जब जनता भगवान होती है तो उसने हमें भर भर कर आशीर्वाद दिया और ये प्रमाण दिया है, ये प्रमाण पत्र दिया है कि हमने अच्छा काम किया, हमारा रिपोर्ट कार्ड अच्छा रहा। वहीं यदि हम कांग्रेस की बात करते हैं, जो कि अभी गंगवानी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्योंकि हमें तो पता था कि शाम होते होते ये ईवीएम पर वोट चोरी और ये वो दुनिया भर के बहाने लेकर आएंगे। लेकिन हम अपनी बात पर अडिग हैं कि हम जनता की सेवा के लिए, हम सेवा और सुशासन के लिए, और जनता ने भी वही चुना। और ये जनता की जीत है, बिहार की जीत है, सेवा और सुशासन की जीत है। और ये जंगल राज की हार है, भ्रष्टाचार की हार है। परिवारवाद को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। आज एनडीए की जो सरकार है वो राष्ट्रवाद को लेकर काम कर रही है, देश के विकास के लिए काम कर रही है, जनता के विकास के लिए काम कर रही है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं, विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं वो सिर्फ अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपने परिवार, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर हमको देखने को मिलता है। और जनता अब जागरूक हो चुकी, समझ चुकी है। वो समय चला गया कि जब सिर्फ एक परिवार के नाम पर वोट मिल जाया करते थे। अब परिवारवाद को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। और कांग्रेस जो है वो एक अपने नकारेपन को जबरदस्ती जनता पर थोपने की जो कोशिश करती रही, भ्रम फैलाने की कोशिश करती रही, कभी वोट चोर, कभी कुछ ऐसे भ्रम। मोदी जी के लिए भी अपशब्दों का उपयोग किया गया। पूरे चुनाव में हमने देखा कि मोदी जी के लिए उनकी माँ तक को गाली दी गई। तो ये सब जनता ने देखा। अब जनता समझ चुकी है कि आपको हमसे कोई मतलब नहीं है, आपको हमारे राज्य से कोई मतलब नहीं है।
आपको सिर्फ गद्दी से मतलब है, आपको सिर्फ सत्ता की मलाई खाने से मतलब है, और इसीलिए जनता ने आज इनको नकार दिया। और इसके बाद भी ये सबक लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये आत्ममंथन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये तो संविधान की भी धज्जियां उड़ाते हैं, भले ही संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, लेकिन संविधान की आत्मा को झकझोरने का काम हमेशा से कांग्रेस करती रही, चाहे वो इमरजेंसी की बात कर लें और चाहे वो जो अभी जो ज्ञानेंद्र जी जो हमारे चुनाव आयुक्त के बारे में बात कर रहे थे, तो इनको ये बता दूं कि आपके समय तो चुनाव कैसे होते थे, बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, लोगों को तो वोट डालने नहीं दिया जाता था, एक ही व्यक्ति पूरे मत पेटियों में वोट डाल दिया करता था। ये खुद हमने हमारी आंखों से देखा है, गुंडा राज चलता था, और बिहार के अंदर तो जंगल राज चलता था। वहाँ की बेटियां, आज के नतीजे लेकिन बता रहे हैं कि बिहार की जनता जंगल राज तो बिल्कुल नहीं चाहती है। हमारे साथ राम अवतार जी भी जुड़े हैं। राम अवतार जी, आज के नतीजों का आकलन आप किस तरह से कर रहे हैं? क्या ये बताते हैं कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो एक पीढ़ी की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, इन्हें बहुत सीखने समझने की अभी जरूरत है? देखिए, बिहार चुनाव परिणाम जो है कि कई मायने हैं, एक नहीं है। पहला ये है कि भाजपा का जो चुनाव रणनीति है वो सीखने लायक है और समझने लायक है कि उन्होंने चुनाव कोई आज साल भर से वो मेहनत कर रहे थे और मैदानी स्तर पर कर रहे थे, हर चीजों को समझ रहे थे वो कि वहां पर जातिवाद कितना है, हिंदुत्व राष्ट्रवाद कितना है, प्रत्याशियों का कितना है, सहयोगी दल से क्या नफा नुकसान है, विपक्ष की क्या, जो विपक्ष है वहां पर उसकी क्या भूमिका है, उस सारे चीजों को, रणनीति को अपनाते हुए काम कर रहे थे। एक तरह से साम दंड भेद जो नीति होती है, चुनाव की जो जीतने की रणनीति होती है, उन सब रणनीतियों में पूरी टीम काम कर रही थी जी। दूसरे तरफ अगर देखेंगे तो विपक्षी पार्टी जो है, चाहे कांग्रेस हो या यादव परिवार हो, वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में लगी हुई थी। आरोप प्रत्यारोप ठीक है, विपक्ष में है, उनका हक है, विपक्ष में है, वो उनको बोलना ही चाहिए, परंतु वो मैदानी हालत है, नीचे की जो स्थितियां क्या है जी, और जनता का रुख क्या है, जनता क्या पसंद कर रही है जी। सबसे ज्यादा जो चुनाव में या राजनीति में जनता का मूड क्या है उसको भापना। जो प्रशांत किशोर जी हैं, जो देश भर में चुनाव जिताते थे, भाजपा को, हर पार्टी को चुनाव जिताते घूमते थे, खुद उस चुनाव में क्या हुआ उनका, तो चुनाव में जो जनता बढ़ी है, जनता की भूमिका बढ़ी है, जनता को क्या पसंद है, तो उसके अनुसार रणनीति बननी चाहिए। वो रणनीति बना के भाजपा ने काम की और बेहतर तरीके से चुनाव जीतकर सबसे बड़ी पार्टी हो गई और चुनाव परिणाम आश्चर्यजनक लोगों को लग रहा है, परंतु उसमें भाजपा की मेहनत को भी देखना पड़ेगा कि हमें, भाई विपक्षी पार्टी बोल सकता है कि उसमें चुनाव आयोग ने ये किया, चुनाव आयोग ने वो किया, ठीक है, चुनाव आयोग ने भी सुधारने की कोशिश की, विपक्ष की बातों को भी सुना, ऐसा नहीं सुना है, अब आज देश भर में चल रहा है। तो ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के अलावा बिल्कुल, और ये चलती ही रहेगी। फिलहाल ये आरोप प्रत्यारोप की सियासत कहाँ थमती हम देखेंगे। इस वक्त हमारे साथ लोकेंद्र पाराशर जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश मंत्री हैं। स्वागत करता हूं आपका। पहली प्रतिक्रिया यही कि जो चुनावी नतीजे आ गए, बिल्कुल गदगद पूरी भारतीय जनता पार्टी है। आप फैक्टर क्या अभी तक समझ में आए कि कौन सा सबसे बड़ा फैक्टर रहा जिसने बिहार में ये जादुई आंकड़े के बहुत आगे तक आपको पहुंचा दिया? चुनाव में जी, शायद अभी लोकेन जी हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि कुछ नेटवर्क इशू है। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे लोकेन जी से जुड़ने की। बहरहाल चर्चा हमारी लगातार जारी है और गंगवानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए गंगवानी जी।
पांडे जी, मैं लगातार आपके साथ डिबेट में बैठता हूं। मेरी छोटी सी शिकायत है, आज कांग्रेस का एक प्रवक्ता है, भाजपा के दो प्रवक्ता हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे डबल समय देके कुछ उसको बैलेंस करने का, संतुलन करने का प्रयास करेंगे। ऐसे आप पूछेंगे, कल की डिबेट में कांग्रेस ने आने से मना कर दिया था। सब विषय रहते हैं सर, ऐसे आप पूछेंगे तो फिर कैसे हम जवाब दें। कल की डिबेट में कांग्रेस नहीं आई थी, 3 दिन पहले डिबेट किया था, उसमें कांग्रेस नहीं आई थी, हमारा तो फोन गया था। ठीक है, बोलिए आदरणीय। देखिए महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र में हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है हम इस हार को स्वीकार करते अगर चुनाव निष्पक्ष होते, स्वतंत्र होते और चुनाव आयोग उसको सीधे प्रभावित करने का दुष्प्रयास नहीं करता। देखिए 3 से 4 बिंदु पे मैं जवाब दे दूं। आज भाजपा की प्रवक्ता बैठी है मेरी बहन, उनका मैं बयान सुन रहा था, मंजरी जी का। मैं स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि आज ज्ञानेश कुमार कौन है? अमित शाह जी ने एक नया मंत्रालय बनाया, सहकारिता मंत्रालय, उसके सचिव के पद पे रहे, अमित शाह के बहुत क्लोज माने जाते रहे। मेरे दोनों भाजपा के प्रवक्ता से एक छोटा सा प्रश्न है, अभी तक जो चुनाव का कमिश्नर चुना जाता था उसमें 3 लोग शामिल होते थे, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आखिर किसके इशारे पर, किसके दबाव में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के आप माननीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनते हैं? मतलब 3 में से 2 लोग, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इनके रहेंगे, तो अपने जिस पसंदीदा व्यक्ति को चाहेंगे उसको चुनाव के आयोग की कमिश्नर बैठा देंगे। और ये हो रहा है, जब आप अंपायरिंग अपनी फिक्स कर देंगे कि हमारी मनपसंद अंपायर रहेगा, तो सीधा दिखता है कि आप मैच फिक्सिंग के लिए दुष्प्रयास कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, 2023 में केंद्र की मोदी सरकार एक नियम पारित करती है कि जो चुनाव आयुक्त है वो देश के संविधान और कानून से बढ़ के है, न उसके खिलाफ कोई FIR होगी, न कोई केस दर्ज किया जाएगा, न कोई मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मतलब ज्ञानेश कुमार जी बिना किसी डर और खौफ के खुलेआम जैसा चाहे भारतीय जनता पार्टी का और के गठबंधन की जीत के लिए लगातार मदद कर सके। मैं तो पूछना चाहता हूं, SIR के माध्यम से 69 लाख वोटर्स काटे गए, उन्होंने दावा किया भैया जो घुसपैठी होंगे उनको बाहर निकालेंगे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है चुनाव आयोग की, माननीय चुनाव ज्ञानेश जी से प्रश्न पूछा गया भैया कितने घुसपैठियों को निकाले, तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं आता। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, हमारे जो आरोप है उसके 4 महत्वपूर्ण तथ्य दे दूं। सासाराम में बिहार की स्थिति में रात को 3 बजे स्ट्रांग रूम में जो है बक्से लेके जाते हैं। आज 2 जगह जमुई, मुजफ्फरनगर और अन्य जगहों पे जो CCTV फुटेज है उसको 3 घंटे के लिए हटा दिया जाता है। आज बिहार के कूड़े कचरे में VVPAT की पर्चियां मिलती है। आज एक ट्रेन चली स्पेशल उससे, माननीय कपिल सिब्बल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये घोषित किया कि एक भाजपा के वरिष्ठ नेता अपने खर्चे पे ट्रेन पे बिहारी वोटर्स को बुला के वहां वोट डला रहे हैं। आज आदर्श चुनाव आचार के चलते हुए 12,000 करोड़ रुपए आप महिलाओं के खाते में डाल रहे हैं। ये सारे संकेत इस पर दिख रहा है कि आप लोकतंत्र की हत्या करके, देखिए चुनावी नतीजों में होता ही है, चोरी करके अभी यहाँ बिहार की जनता की जीत न होकर ये लोकतंत्र की हत्या है। मैं मेरे दर्शकों से कनेक्ट करता हूँ ना इसी बात को। मैं कह रहा हूँ अभी चुनावी नतीजों में अगर महागठबंधन 200 पार आ जाता, अजय गंगवानी जी की स्क्रिप्ट चेंज हो जाती, पूरी बात चेंज हो जाती साहब। राहुल गांधी की जीत है, तेजस्वी जी की जीत है, पिछड़ा की जीत है, महागठबंधन की जीत है, बिहार की जीत है, युवा की जीत है, सब चेंज। चलिए कोई नहीं, दीपक जी बहुत बेहतर हमें बता पाएंगे। दीपक उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार के और बहुत लंबे समय से बिहार की सियासत को समझते हैं। दीपक जी, आरोप प्रत्यारोप से इतर क्या बिहार के युवा ने चुना है आज की सरकार को? एक बड़ा फैक्टर अगर हम युवा का देखें तो वो कितना मानते हैं आप आज के नतीजों में? नहीं, युवा को ही क्यों आप जोड़ रहे हैं? ये जो मैंडेट है ये तो सारे वर्ग को परिलक्षित कर रहा है, ये एक युवा का नहीं है। इसका ये कह सकते हैं कि सारे लोगों के साथ युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर NDA को वोट किया, ये कह सकते हैं हम। लेकिन जो महागठबंधन की रैलियां हो रही थी उसमें दोनों नेताओं के साथ युवा बहुत आ रहे थे। दोनों पार्टियों ने बताया कि युवा महागठबंधन के साथ हैं पूरी तरह से। नहीं, ये बात सही है कि तेजस्वी और राहुल की सभाओं में युवाओं की संख्या अधिक थी। पिछले साल, 1 साल 1.5 साल से जो स्थितियां थी, युवा की परीक्षाएं कैंसिल होती थी, क्वेश्चन पेपर लीक होते थे, उसके लिए आंदोलन करने वाले युवाओं पर लाठियां बरसाई जाती थी। ये जो 3 प्रमुख बात कही थी कि 20 दिन के भीतर एक कानून पास किया जाएगा जिससे हर घर को कम से कम एक सरकारी नौकरी
नौकरी मिलेगी। ये नौकरी वितरण 20 महीनों के अंदर शुरू करने को कह दिया गया था। संविदा और आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, यानी परमानेंट। फिर उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी बनाया जाएगा और उनका वेतन 30,000 महीना किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि घोषणा में कोई कमी महागठबंधन की ओर से हुई, उन्होंने भी अच्छी खासी अपनी ओर से घोषणा रखी। भाजपा ही इसने एनडीए महागठबंधन ने घोषणाएं जरूर की, लेकिन सवाल है कि वहां वर्तमान सरकार से उन्हें जो सुविधाएं मिल रही थी तो वो सुविधाओं को छोड़कर भरोसे पर जाने का भरोसा जो है मतदाताओं ने नहीं दिखाया। कि आप कह रहे थे कि हम आएंगे तो देंगे और करेंगे, लेकिन उनको लगा कि शायद जो सरकार है वो इससे बेहतर ही कर सकती है, कम और बेसी। तो लोगों ने जो है एनडीए सरकार पे भरोसा जताया कि केंद्र और राज्य में एक ही गठबंधन की सरकार होगी तो ज्यादा सुविधाएं मिल सकती हैं, शायद लोगों के मन मस्तिष्क में ये रहा हो। ठीक है, अहम बात है। और बिहार चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर और ईवीएम पर फोड़ा है हार का ठीकरा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसे लेकर सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि जो शक था वही हुआ, 62 लाख वोट कटे, 20 लाख वोट जुड़े, उसमें से 5 लाख वोट बिना एसआईआर फॉर्म के भरे। और उन्होंने लिखा है कि अधिकांश वोट गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यक वर्ग के कट गए। दिग्विजय सिंह बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के महासचिव भी रह चुके हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि ईवीएम पर तो शंका बनी हुई है। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस आलाकमान को सलाह दी है, कांग्रेस को अपने संगठन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये बात दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपने संगठन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज का चुनाव मतदान केंद्र पर सघन जनसंपर्क का कहना है कि ना रैली और जनसभा का। और आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशियों को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। लेकिन सीधी और महत्वपूर्ण बात यह है कि दिग्विजय सिंह ने इस पूरी बात पर यह कहा है कि एसआईआर और चुनाव आयोग ये दोनों मुख्य कारण बने बीजेपी की जीत के। हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। स्वागत करता हूं शर्मा जी का। शर्मा जी, दिग्विजय सिंह जी का ये पोस्ट हम हमारे दर्शकों को बता रहे थे, आप लोग कह रहे हैं कि साहब ईवीएम, एसआईआर, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीत रही है बिहार। एसआईआर, चुनाव आयोग और ये नैरेटिव सेट कर देते हैं। नैरेटिव 10,000 रुपए दिए महिलाओं को, नैरेटिव सेट हो गया कि इसलिए हम जीतेंगे। बचा कुचा हुआ, बम कांड हो गया, उसकी वजह से वो हो गया डिवीजन। ये सब लोग इस आम आदमी समझने लगता है। लेकिन ये बताइए कि जो पिछले चुनाव में जिनने सरकार बना ली थी आरजेडी ने, ये स्थिति होगी। और दूसरा, मैं भी गया था बिहार की एक जिले में, माहौल वहाँ जिसको पूछो कहता था कि आरजेडी की सरकार बनेगी, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये कहीं ना कहीं कुछ है जो पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन आज नहीं तो कल पकड़ में आएगा। तो ये जो कांग्रेस पार्टी का साहब 1980 के बाद का सबसे कम सीट आ रही है, इसका बड़ा कारण क्या मानते हैं? बहुत प्रचार किए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी। महाराष्ट्र में देखिए, इनने वहां पे जो चीफ मिनिस्टर था उसको क्वारंटाइन कर दिया। इनकी सीटें इतनी आ गई कोई चू न कर सके और मुख्यमंत्री बना दिया। यहाँ पे भी हालत करती कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे नहीं बनेंगे, ये डाउट पैदा कर दिया है, क्योंकि इनकी सीटें इतनी आ गई। भाई नीतीश कुमार की आए वहां तक वो है, लेकिन इनकी उससे ज्यादा आ रही। ये अपने आप पे सोचने का, विचारने का मामला है। ये कहीं ना कहीं ये चीजें आएंगी, आगे पीछे आएंगी, क्योंकि वो माहौल नहीं था जो दिख रहा है। पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता 10 साल मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय जी ये कह रहे हैं कि बता रहा था जी, क्या मीडिया फेल हो गया क्या? दिग्विजय जी भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपने संगठन पर ध्यान देने की जरूरत है।
नहीं वो तो ठीक आपने, संगठन की तो है ही जरूरत। और ये भी मानना पड़ेगा कि कांग्रेस को अपना जो तरीका है जी। बदलना पड़ेगा, ये हम मानते हैं। ठीक है, ये चलिए। जो जी। सोच है हाँ। वो मानना पड़ेगा। बात करना पड़ेगी कि कल संविधान की, ठीक है। और संविधान पे जो इसके पहले जो बातें हुई हैं, हाँ। संविधान से संबंधित बातों से आगे बढ़ना पड़ेगा। जमीन नीचे की खंगालना पड़ेगी, तय है। ये ऊपरी तामझाम से कुछ नहीं होगा। ठीक है। और वो एक किसी ने मीडिया में कुछ कह रहा था कि नारे के साथ पहले जमीन का चाहिए, जो जमीन वाला नारे घर घर तक पहुंचाए, तो वो स्थिति करना पड़ेगी। ये इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं घपला है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पीसी शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश हमारे साथ, सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। और अब हम रुक करते राम अवतार जी का। राम अवतार जी, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है। हमारे साथ पीसी शर्मा जी जुड़े थे, अजय गंगवानी जी को आप सुन ही रहे हैं, दिग्विजय सिंह का पोस्ट हमने आपको बता ही दिया। यानी कांग्रेस पार्टी कह रही है घपला है, गड़बड़ है, नतीजे ऐसे नहीं आने चाहिए थे। देखिए, कांग्रेस पार्टी की एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। जो बयाने आते हैं, चाहे वो भाजपा के हो या कांग्रेस को, जो बयान आते हैं उन बयानों की एक रणनीति होती है, रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इसके वास्तविक धरातल क्या है, इसकी भी पार्टी को जांच पड़ताल, बैठक और लोगों से पूछताछ करके करनी चाहिए। एक हिस्सा हो सकता है, जो चुनाव आयोग है वो एक बात हो सकती है, परंतु इसके लिए इतनी बड़ी हार और इतना बड़ा अंतर जो है वो चुनाव आयोग नहीं कर सकता। इतना बड़ा आप जीत हार के अंतर देखिए, भाजपा का या जदयू का, नीतीश कुमार की पार्टी का, उस सब अंतर जो काफी दिख रहा है। तो अंतर अगर फेरबदल होगा, अगर वोटों में गड़बड़ियां हुई है तो उसका कितना अंतर हुआ होगा, नहीं होगा, ये भी जांच का विषय हो सकता है। अभी भी जांच होनी भी चाहिए। अगर आरोप है, एक बड़ी पार्टी है देश की, जांच हो जाए। परंतु ऐसा बोल के क्या वास्तविकता से कांग्रेस अपने आप को दरकिनार कर रही है? क्या जनता का जो रुख है उससे अपने आप को स्वीकार नहीं कर रही है? क्या जनता की मनोदशा क्या चाहता है? किस तरह की विचारधारा के स्तर पर कांग्रेस कमजोर है, संगठन के स्तर पर कांग्रेस कमजोर है, प्रबंधन के स्तर पर कांग्रेस कमजोर है, नेतृत्व के स्तर पर कांग्रेस कमजोर है, और जनता की भावनाओं के आधार पर राजनीति नहीं हो रही है। ऐसे कई सवाल हैं इसके अलावा भी। तो उन सवालों के लिए जब तक कांग्रेस उसकी जांच पड़ताल करके अपनी रणनीति नहीं बनाएगी, क्या आखिर एक ही चुनाव नहीं हार रही है कांग्रेस? देश भर के जितने चुनाव हो रहे हैं, लगभग चुनाव में क्यों हार रही है? भाई, जो अभी तो मतपत्र में भी चुनाव हुए कई जगह, वहां भी कोई अच्छी स्थिति नहीं रही है। अगर ईवीएम को हटा दें तो अभी पंचायत चुनाव और दूसरे चुनाव हुए, तो चुनाव तो लगातार दर होते जा रहे हैं। तो उस चुनाव में जो परिणाम आ रहे हैं, उस परिणाम की जो समीक्षा है उसको व्यापक तौर पर करके रणनीति बना के कांग्रेस को उठना होगा। कांग्रेस उठेगी कैसे? कांग्रेस खड़े कैसे होगी? कांग्रेस का अपना वोट बैंक है, तो जरूर कांग्रेस करनी होगी, संगठन पर ध्यान देने की बहुत हद तक जरूरत है। उसके काम के जो तरीके हैं, क्या उसमें बदलाव आएगा? कैसे आएगा? ये समझने लायक चीज है। उसको जब तक नहीं समझेगा, जब तक स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक मजबूती के रास्ते नहीं बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अहम बात आपने कही है। अब मंजरी जी देखिए ना, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी चल रहे हैं और बड़े फनी पोस्ट भी आ रहे हैं। देखा है, पहले मशीन हैक हो रही थी, इस बार वोटर हैक हो गए। पर ये तो एक फनी बात हो गई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह से आप लोग महाराष्ट्र में जब चुनाव हुआ तो वहाँ भी यही आदमी कह रहा था कि साहब जब नतीजे आएंगे तो वो बहुत बराबरी के होंगे, और विपक्ष कह रहा था कि बीजेपी को तो कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन वहाँ एक तरफा हो गया। बिहार भी यही लग रहा था, ये भी एक तरफा हो गया। कर क्या रही है भारतीय जनता पार्टी? ऐसा क्या आप लोग कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में थोड़ी सीटें कम हुई तो आप कोई भी स्टेट बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है,
कि हमको तो मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी पूरा भरोसा था, क्योंकि हमें हमारे काम पर भरोसा है। हमको बिहार में भी पूरा भरोसा था, उसका आज दिख रहा है हमको रिजल्ट। हमें मध्य प्रदेश में भी भरोसा था, हमें छत्तीसगढ़ में भी भरोसा था। तो ऐसा नहीं है, हमें अपने काम पे भरोसा है। हम जानते हैं कि हम सही काम कर रहे हैं, सही दिशा में काम कर रहे हैं, और हमारा एक एक कार्यकर्ता पूरे प्राण से जुड़ता है, पूरे परिश्रम के साथ जुड़ता है। और आज देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी वहाँ गए, बिहार में हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र यादव जी भी गए, और अजय जामवाल जी भी गए, और हमारे भारतीय राजनीति के रणनीतिकार और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी की जो रणनीति रही, और सबने मिलकर परिश्रम किया। 21 सभाएं की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। बिल्कुल। और दूसरा माननीय मोदी जी की गारंटी रही, जिस पर जनता ने भरोसा किया, क्योंकि पिछले 11 सालों से जो मोदी जी ने कहा वो करके दिखाया है, और नीतीश जी के काम पर जनता ने भरोसा किया है। रिजल्ट भी सामने आ गए हैं। उज्जवल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। विवेक जी, देश का राजनीतिक परिदृश्य चेंज हो रहा है और सभी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड है। एक बात आपको बताना चाहूंगा, बिहार में पहले चुनाव बैकवर्ड और फॉरवर्ड कास्ट के दरमियान होता था, अब ये बैकवर्ड थिंकिंग और फॉरवर्ड थिंकिंग के बीच हो चुका है। इसका एक उदाहरण आपको बता रहा हूं मैं। तेजस्वी यादव ने हर परिवार से एक नौकरी का वादा किया। बिहार का युवा जो पूरे देश में यूपीएससी, पीएससी और अन्य परीक्षाओं में अपना परिश्रम लहराता है, वो जाने जाते हैं इस काम के लिए। उनके लिए नौकरी कितनी महत्वपूर्ण घोषणा थी आप समझ सकते हैं। इसके बावजूद उन पे भरोसा नहीं किया गया। भरोसा किस पे किया गया? मोदी जी की गारंटी पे, नीतीश बाबू के सुशासन पे, क्योंकि जनता ने देखा है छत्तीसगढ़ में कैसे वादा खिलाफी की गई, हिमाचल में कैसे वादा खिलाफी की, दिल्ली में कैसे वादा खिलाफी की गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रभारी थे वहां के। जितनी जगह उन्होंने चुनाव प्रचार किया, वहां चुनाव में उनकी जमानत जब्त हुई है, यहाँ उनकी संपत्ति जब्त हो रही है, वहां वो कांग्रेस की जमानत जब्त करवा रहे हैं। अशोक गहलोत ने जमानत जब्त करवाई राजस्थान में, उनको राजस्थान में प्रभारी बना के भेजा गया था। तो जब्त तो हो रहा है सब कुछ। कांग्रेस पार्टी के लिए जरूरी है आत्मचिंतन करे, आत्मविश्लेषण करे और माफी मांगे जनता से, बिहार के भी और अन्य आपकी बात पे मैं सवाल करूंगा अजय जी से। उससे पहले हमारे साथ इस वक्त सुशांत शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी विधायक हैं। स्वागत करता हूं आपका। बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को, सुशांत जी क्या कहेंगे? और मोदी फैक्टर, नीतीश फैक्टर चला क्या है? 200 पार आप लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन निर्णायक जीत है और बिहार की जनता को साधुवाद, धन्यवाद कि उन्होंने विकास की राह को चुना, विनाश की जगह। एक पप्पू है, एक टप्पू है, दोनों ने बिहार की जनता को ठगने का काम किया, रोजगार के नाम पे भ्रमित करने का प्रयास किया और एक जंगल राज की तरफ लाने का प्रयास किया, जो जनता ने नकार दिया है। परंतु एक बात इस चुनाव से जो निकल के आती है वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस बिहार को राजनीतिक अशांति के लिए जाना जाता था, उस बिहार ने इस बार प्रामाणिकता के साथ, राजनीतिक चैतन्यता के साथ इस बार विकास के साथ कदम ताल करने के लिए चुना है। ये अपने आप में अद्भुत उदाहरण है। और जनादेश यही होता है कि अगर आप काम करेंगे तो जनता का बम्पर आशीर्वाद आपको मिलेगा। मोदी जी ने, माननीय नीतीश जी ने मिलकर काम किया है, विकास के लिए काम किया है, आज उस पर आशीर्वाद बिहार की जनता ने। अच्छा, कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि इस चुनावी जीत के नतीजों के जो पीछे जनता और बीजेपी नहीं है, कोई और है? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने कहा कि पप्पू और टप्पू और एक यूपी में है अप्पू, तीनों की जो मानसिक स्थिति है वो परिपक्वता की तरफ जाती नहीं है और वो राजनीतिक तौर पर निर्णय लेते हैं अपने दलों का और फिर परिणाम की उम्मीद करते हैं। अरे भाई, जनता है, सब जानती है जनता कब किसके साथ चलना है। अगर वो यही बात मैं करूं आपसे कि तेलंगाना में आपने जीती, तब आपके साथ पीछे कौन था भाई? कर्नाटक आप जीते, आपके पीछे कौन था? हिमाचल आप जीते, आपके पीछे कौन था? ये बेमानी बातें राजनीति का परिपक्वता को दिखाती है। शायद तक इसीलिए मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जनता ने अब परिवारवाद की चाटुकारिता की चरण
करना बंद कर दिया है, हाँ। वो विकास की वंदना कर रही है, विकास की नहीं। तो अब बिहार देश के अन्य राज्यों के भांति ही होना। बड़ी बड़ी विकास जीत की के बहुत रस्ते बहुत पर माना होगा। बधाई शुक्ला जी, आपको, आपकी पार्टी को हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी बोलिए मंजरी जी। इस चुनाव के अंदर इतना भ्रम फैलाने की कोशिश हाँ, की आऊंगा अजय जी, आपके पास SIR, आऊंगा। वोट चोरी और इसके अलावा जो जैन जी का जो मुद्दा लेकर आए थे हमारे 55 साल के युवा नेता, तो वो युवाओं ने भी उन युवा नेता को नकार दिया और पूरी तरह नकार दिया। आप देखिए पिछले 40 सालों से कांग्रेस का वहां पर सफाया हो चुका है और अभी भी देखिए डिस्प्ले हो रहा है कि 5 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो इस पर भी अभी भी अगर कांग्रेस नहीं चेतती और अभी भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती तो निश्चित तौर पर जिस पतन की और जिस रसातल की तरफ जा रही है कांग्रेस, उससे भी नीचे चली जाएगी। मुझे लगता है शायद कांग्रेस का नाम निशान खत्म हो जाएगा अगर इस तरीके से वो राजनीति करते रहे। तो जो पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, आज वो क्षेत्रीय पार्टी से भी छोटी हो गई है और दूसरे के ऊपर कंधे पे रखकर उसको बंदूक चलाना पड़ रही है, तब भी वो सफल नहीं हो रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है कि आप वर्षों इस देश पर राज करते रहे, लेकिन आपने कभी भी जनता के मन को नहीं समझा, जन के मन को नहीं समझा, इस देश की नब्ज को नहीं समझा, इस देश की आत्मा को नहीं समझा। भारत माता के शीश को हमेशा नीचे करने का यदि काम किया उस युवा नेता ने किया है, जो विदेश की धरती पर जाकर भी देश को नीचे दिखाने का काम करते रहे। तो ये युवा ने देखा, जो जैन जी के लिए हम जानते भी नहीं थे, वो हमारे युवा नेता ने हमको समझाया, लेकिन वो जैन जी ने युवा नेता को बता दिया कि वो किस पर भरोसा करते, झूठ पर भरोसा नहीं करते। आज का युवा पढ़ा लिखा है और बिहार का युवा पढ़ा लिखा है। और वास्तव में जो अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता उज्जवल जी कह रहे थे कि यहाँ का जो युवा है वो बड़ा इंटेलिजेंट है, IAS IPS में निकलते हैं और उनको नौकरी की जरूरत थी, तब भी उन्होंने तेजस्वी यादव की बात पर भरोसा नहीं किया। तो उसका कारण क्या था कि आप अब तक जो करते रहे, झूठ बोलते रहे, भ्रम फैलाते रहे, तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, वोट बैंक की राजनीति करते रहे और उसको आज जनता ने पूरी तरह नकार दिया। गंगवानी जी बोलिए। पांडे जी देखिए, मेरे मित्र उज्जवल दीपक जी ने नीतीश कुमार के सुशासन की बात की, तो मैं सुशासन के उदाहरण आपको देना चाह रहा हूं। आज के डेट में बिहार के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रख दूं। बिहार की जनता का 35% लोग गरीबी रेखा से नीचे है, 96% लोगों के पास खुद की गाड़ी नहीं है, मात्र 6% युवा जो है बिहार में ग्रेजुएट है। प्रति व्यक्ति आय में बिहार पूरे देश में सबसे निचले राज्यों में शामिल है। बिहार की विकास दर मात्र 2.5% है। बिहार पे कर लगातार 2.5 गुना बढ़ चुका है। बेरोजगारी चरम पे है। मंजरी जी दावा करती हैं लगातार बिहार का जो युवा है वो पलायन के लिए मजबूर है। आज युवा लगातार परेशान है कि पेपर लीक हो रहे हैं। जब युवा प्रदर्शन करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मिलने के लिए तैयार नहीं है। आज लगातार किसानों को फसलों का सही दाम नहीं मिल रहा है। लगातार गुंडाराज अपराध आज जारी है। पूरे देश पे गोली चलाई जा रही है। ये सारे उदाहरण बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का कितना बड़ा सुशासन है। और एक महत्वपूर्ण उदाहरण पत्रकार का दे दूं। एक पत्रकार ने आज बिहार के मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछा कि भैया 5 साल का रिपोर्ट कार्ड दे दीजिए कि आपने क्या किया है, तो उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद उनके हाथ को मरोड़ देते हैं। मतलब आप प्रश्न पूछना भी बिहार के अपराध राज में, गुंडा राज में मना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आज 2008 में SIR लागू किया गया बिहार में। 17 साल के बाद वोटिंग के 4 महीने पहले अचानक अब SIR क्यों याद आता है? क्योंकि आपकी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, आज जो NDA गठबंधन की स्थिति आपको खराब दिखती है। 4 महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहा हूं पांडे जी। भीखू भाई तलसानिया बिहार के संगठन महामंत्री, वो बिहार से भी वोट करेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के गृह क्षेत्र गांधीनगर से वोट करेंगे। अजीत झा एक पत्रकार दिल्ली में, हरियाणा में, बिहार के में 3 जगह वोट करेगा। मेघराज पटवा जो राजस्थान के वरिष्ठ भाजपा नेता है, 7 वोटर ID, 7 का एपिक नंबर अलग अलग। तो ये क्या बिना SIR के लागू होगा? उदय कुमार जो बिहार के नवादा में वोट कर रहे हैं और बेंगलोर में भी वोट करते हैं। ये 4 बड़े भाजपा के नेता और पत्रकार जिसको चुनाव के संगठन में, संरक्षण में 3 जगह, 2 जगह वोट कर रहे हैं, 7 वोटर ID है। ये तो इनकी स्थिति दिखती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ADR जो ADR एक संस्था है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उसने एक आंकड़े दिए पांडे जी, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा मैं दे रहा हूं आपके चैनल पे। 543 सीटों पे लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें से 538 सीटें मतलब 99.1 सीटों पे 5,90,000 वोटों का फर्क आता है।
मतलब 99% सीटों में चुनाव जो आंकड़े देता है जी, और जो जी, काउंटिंग के आंकड़े जी। हैं उसमें ठीक थोड़ा है, फर्क है। ठीक है, ऐसे आपकी पकड़ हो सकता है आपकी क्या? बात भी महाराष्ट्र में जनता के 5 सामने महीने है, में दर्शकों के एक सामने और है। वोटर जोड़े जाते हैं बिल्कुल। जो 5 साल में नहीं जोड़े गए। तो ये लगातार इस बात के प्रमाण है ठीक है। कि चुनाव की मदद से ठीक है, लोकतंत्र दीपक जी, का प्रयास- अजय जी, दीपक प्रमाण तो उपाध्याय ये जी भी का कि रुख करते हैं। 1975 में आपातकाल लगा दिया गया था जब इंदिरा जी का ठीक है। चुनाव ठीक है, मंजरी घोषित कर जी, दिया गया था। अजय जी लौटूंगा आपके जीतने पास। की बधाई देता हूं। दीपक उपाध्याय जी से समझते हैं आज के जीत में आदरणीय उपाध्याय जी, क्या नारी शक्ति एक बड़ा फैक्टर बनकर आई, जिस प्रकार से महिलाओं के लिए कई सारी घोषणाएं की गई थी? नहीं, मैं सिर्फ नारियों को एक फैक्टर नहीं मानने के लिए तैयार हूं। जो नतीजे आए हैं उसमें नारी बहुत महत्व नहीं रखता, सारे लोग सभी हैं लोग। और हर कॉर्नर से इसका मतलब है कि वोट मिला है, इसलिए क्योंकि अच्छा, नारियों की जब बात करेंगे प्रधानमंत्री तो ऐसा पर जो टिप्पणी की गई और प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी पर जो टिप्पणी की गई थी, वो कोई फैक्टर बना? बहुत चर्चा हुई थी उस पर। ये सब देखिए, आप तो कहने को कुछ भी कह सकते हैं कि ये बन गया, ये बन गया, ये, लेकिन कुल मिलाकर यही है कि एक जीत मिली है एनडीए को बहुमत। और ये जो सुनामी दिख रहा है, ये हम लोग पिछले 6 महीने से फील्ड में काम कर रहे थे, हम लोगों को कभी ऐसा सुनामी नहीं दिखा। इस सुनामी को दिखना चाहिए था, या तो हम लोग नहीं देख पाए, या हम लोगों की कमजोरी रही, या फिर ये सुनामी कुछ और ही कथा कहती है। दोनों बात हो सकती है, लेकिन जो मैंडेट है वो ये है कि समाज के हर वर्गों का वोट वहां तक पहुंचा, जिसके कारण कि एनडीए इस स्थिति में है। नीतीश कुमार अभी अब फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? ये अभी कहना मुश्किल है, इसलिए कि भाजपा अपर हैंड है, भाजपा के पास इतने सीट हैं और समीकरण कुछ ऐसा बना है कि अब नीतीश की जरूरत भाजपा को बहुत नहीं है। ये समझना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा बड़ी पार्टी बनी है और जितनी सीटें हैं 90 और 92 दिखा रहे हैं, अगर 90 पर भी रुकती है तो उसके बाद उनको सिर्फ 32 सीटें चाहिए। तो 32 सीटों में इधर चिराग 22 लेके आ ही रहे हैं, तो उनके पास तो, और इससे अगर ज्यादा बचेगा तो फिर तो जदयू को इतना तोड़ फोड़ देंगे कि उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो बड़ा भाई छोटा भाई जो कहते हैं वो वाला फैक्टर नहीं दिखाई देगा क्या? नहीं, वो सब कुछ नहीं। बड़ा भाई अब गए, बड़ा भाई अब छोटा भाई हो गया, छोटा भाई बड़ा भाई हो गया। ये पूरा सीन जो है महाराष्ट्र वाला हो गया, और जो शिंदे का रिजल्ट हुआ वही रिजल्ट मोर और लेस नीतीश जी का अब होगा। राम अवतार जी का रुख करते हैं। राम अवतार जी, आपको क्या नजर आता है, नीतीश कुमार का क्या लुक दिखाई देगा? देखिए, नीतीश कुमार का अपना व्यक्तित्व है, लंबा राजनीतिक इतिहास है, कोई बड़ा आरोप नहीं है। एक बड़ी बात यह है कि इतने दिन बार मुख्यमंत्री बने, इतने वर्षों तक राजनीति में रहे, ना परिवारवाद का आरोप, ना भ्रष्टाचार के आरोप, और सामाजिक संतुलन। एक तरफ बिहार को जो गति दिया उन्होंने, विकास की जो बात हुई, जो एक गुंडा राज का जो आरोप लग रहे थे, पहले लगते थे, तो एक सुशासन तो दिखा। वहाँ शराबबंदी हुई, वहाँ विकास के रास्ते उद्योग खुले, तो कुछ चीजें तो हुई है जी। नीतीश कुमार जी ने किया है, तो उसका लाभ, इसीलिए उसको भाजपा ने पकड़ के रखा था। उसके साथ समझौते होंगे नहीं होंगे, क्या स्थिति होगी, चर्चा थी, देखने वाली बात मगर होगी। बिहार में मध्यम वर्ग जो है, खासकर पिछड़ा वर्ग है, उनका एक वोट बैंक है, उनका उच्च वर्ग के बीच उनकी भी अच्छी पकड़ है। तो इसके कारण जो नीतीश का जो लोकप्रियता है, वो लोकप्रियता थोड़ी कम हुई है, मगर उतना कम नहीं हुआ है कि वो राजनीति से बाहर हो जाए, बिल्कुल। या उनका आधार कमजोर हो जाए, नहीं बन सकता। उसके बदौलत आप देखिए, उनके जो काम का याद लोग आज भी करते हुए दिखे वहां पर। कई लोगों से मैंने भी यानी कहीं ना कहीं एक अहम फैक्टर तो है। उपाध्याय जी, जाते जाते ये सवाल जरूर दर्शकों के लिए अहम रहेगा, दर्शकों भी जानना चाहेंगे इस जवाब को आपसे कि तेजस्वी यादव आप क्या करेंगे, अब क्या होगा अगला फैक्टर? उपाध्याय जी, ये आपसे सवाल है। लेकिन जी अब क्या करेंगे, अब तो विपक्ष के नेता का भी पद नहीं मिलेगा उनको, अगर ये स्थिति है तो
तो अपनी राजनीति फिर 5 साल अपने संगठन को मजबूत करेंगे और फिर से लड़ने की तैयारी करेंगे, और क्या कर सकते हैं। ठीक ठीक है, बिल्कुल। चलिए, उज्जवल जी काफ़ी देर से हमारे साथ अभी नहीं जुड़े। उज्जवल जी, अब आज की जीत की बधाई तो मैं पहले ही दे चुका हूं आपको, मंजरी जी को, जो तमाम नेता जुड़ रहे हैं उनको भी, लेकिन एक बात तो है कि नीतीश कुमार, अब जैसे हमें बहुत अच्छे से दीपक जी ने बताया कि वो बड़ा भाई छोटा भाई वाला फैक्टर नहीं चलेगा, तो मौका देंगे आप लोग वापस से कि जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार आइए, फिर से बनिए मुख्यमंत्री? विवेक जी, ये फैसला विधायक दल की बैठक में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामंजस्य में होगा। बड़ा फैसला है। नीतीश कुमार जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास पे चुनाव लड़ा गया है। हमारी पार्टी सक्षम है और जो जीता है वही तय करेगा। जिनकी 2-4 सीटें आई हैं उनको प्रश्न पूछने का सवाल भी उनको नैतिक अधिकार नहीं है कि वो ये तय करें और चर्चा भी करें कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। पर कुछ कहना चाह रहे हैं गंगवानी जी काफी देर से, बोलिए जी। पांडे जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह दूं। अमित शाह जी जब बिहार में प्रचार के लिए गए हुए थे, वहां की मीडिया पत्रकारों ने प्रश्न पूछा, क्या नीतीश कुमार आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा होगा? कोई जवाब नहीं आया, प्रश्न को टाल दिया गया। उसके बाद उनके राइट हैंड लल्लू जी ने भी इसी बात को अंडरलाइन किया कि भैया नीतीश कुमार जी चेहरा नहीं है। अभी जो उज्जवल दीपक जी भी कह रहे हैं कि आगे चल के विधायक दल का नेता चुना जाएगा। जब तक ये दिखा, जिनको दिखा कि भैया आज जेडीयू को अच्छे वोट मिल रहे हैं, ज्यादा उनके प्रत्याशी जीत रहे हैं, तो केंद्रीय जो मंत्री है गिरिराज सिंह, वो कहते हैं भैया कि ये चेहरा होंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। जब तक व्यक्ति को चाहे यूज करते हैं, दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंकते हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का देखा हमने, कोई बड़ी बात नहीं है पांडे जी कि नीतीश कुमार को भी दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दे। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र पांडे जी। मंजरी जी, मध्य प्रदेश में हमने आपको बता ही दिया, आप भी बता रही थी, 21 जगह पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभाएं की। जो हमारे पास जानकारी आ रही है, 15 से तकरीबन 15 से ज़्यादा, और अभी कई जगह पर चल भी रहे चुनाव, तो एक अच्छा विनिंग फैक्टर भी मिला है मुख्यमंत्री का वहां पर जाना, प्रचार करना। बिल्कुल मिला है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की साफ सुथरी छवि है और उनके पास एक विजन था, जो हमारी पार्टी का, एनडीए का जो विजन था वो लेकर गए। जो हमारी सरकार ने काम किए तो उनको जनता के सामने ले जाकर रखा। सभी ने मिलकर प्रयास किया, जिसका आज नतीजा ये सामने है। नतीजे भी सब आपकी ओर ही है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सभी मेहमानों का। इस महा डिबेट में आप सभी शरीक हुए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। भारतीय जनता पार्टी को जीत की बधाई, एनडीए को जीत की बधाई, लेकिन कांग्रेस को समझना, देखना होगा कि चुनावी नतीजे इतने अलग क्यों हो जाते हैं। आप मेहनत करते हैं साहब, जनता क्यों छिटक जाती है, जनता क्यों हट जाती है। और अगर आप कह रहे हैं कि जनता भटक गई, चुनाव आयोग सामने आ गया, तो इन फैक्टर्स को सुनने के लिए हमेशा जनता इतना तैयार हो चुकी है। आपकी बयानबाजी को इस पर भी गौर करने की जरूरत है। लगातार बीएसटीवी आप तक चुनावी नतीजे पहुंचा रहा है। ये प्रक्रिया इसी तरह से जारी रहेगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए बीएसटीवी के साथ।